देखो बच्चों, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले यह देखेंगे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर होंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, और यहाँ प्रेजेंट होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनमें, कि इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहा गया, इस प्रकार की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों कहा गया। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा गया तो उनका कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो रीजन तो होगा ना इसका, कि इसको डी ब्लॉक कहा गया। अब डी ब्लॉक क्यों कहा गया, इसमें क्या होता है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ प्रेजेंट होगा, डी ब्लॉक में, मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में प्रेजेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d सबसेल, n-1d सबसेल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n-1d सबसेल। या पर अपन यह भी बोल सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फेन अल्टीमेट सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फेन अल्टीमेट सबसेल, फेन अल्टीमेट सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फेन अल्टीमेट सबसेल। और क्या हो सकता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फेन अल्टीमेट सबसेल। और क्या होगा, अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1d, n-1d क्या होगा 1 से 10 तक, और क्या होगा ns 0 से 2, मतलब कि s में कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आने वाले हैं। अब और क्या होगा, अब डी सबसेल में क्या होगा, डी और डी सबसेल किस प्रकार की होती है, इस टाइप की डी सबसेल होगी, एक इस टाइप की डी सबसेल होती है। अब डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल। कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे डी सबसेल के अंदर की। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें डी सबसेल मतलब डी ऑर्बिटल में कितने ग्रुप्स होंगे, 10 ग्रुप्स होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी ऑर्बिट में कितने ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप होंगे। तो हम कह सकते हैं वी आल्सो से डी सबसेल, डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक
10 periods are 10 groups are present. Are present. क्या होंगे? डी सबसेल, डी ऑर्बिट में कितने ग्रुप प्रेजेंट होंगे? 10 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब इनके पीरियड्स के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी पीरियड में कौन सा एलिमेंट आने वाला है, कौन सी पीरियड में किस सीरीज का एलिमेंट आने वाला है। सबसे पहले देखेंगे 4th पीरियड में, उसके बाद 5th पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में और 7th पीरियड में। अब इनमें क्या होगी? n की वैल्यू क्या रहेगी? n इजिकल टू 4, n इजिकल टू 5, n इजिकल टू इसके लिए क्या रहेगी? 6 रहने वाली है, n इजिकल टू 7। n की वैल्यू 7 रहेगी तो n माइनस 1d सबसेल की क्या रहेगी? n माइनस 1d सबसेल की वैल्यू क्या रहेगी? मतलब एक n से एक कम, मतलब कौन सी सीरीज का कौन सा एलिमेंट है। तो ये किस सीरीज का होगा? 3D सीरीज का, 3D सीरीज का। ये कौन सी सीरीज का होगा? 4D सीरीज का। फाइव डी सीरीज के एलिमेंट होंगे और क्या होंगे? 6D सीरीज के एलिमेंट। इस प्रकार से अलग अलग पीरियड में अलग अलग सीरीज के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब यह देखेंगे कि 3D सीरीज में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कहां से लेके कहां तक 3D सीरीज में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कहां से लेके कहां तक 4D सीरीज में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब 3D सीरीज में क्या होगा? टाइटेनियम से लेके जिंक तक, क्या जिंक तक जो भी एलिमेंट आने वाले वो क्या रहेंगे? 3D सीरीज में। अभी क्या रहेगा 4D सीरीज में? इटरबियम से लेके कैडमियम तक आने वाले हैं 4D सीरीज के एलिमेंट। अब 5D सीरीज में कौन से आएंगे? लेंथेनम और हाफनियम से लेके Hg तक जो भी एलिमेंट आएंगे ना वो कौन सी सीरीज में आएंगे? 5D सीरीज में। अब 6D सीरीज के एलिमेंट कौन से होंगे? एक्टिनियम से लेके Rf से लेके Cn तक। Rf एक्टिनियम एक्टिनाइड्स आने वाले हैं, उसमें भी होंगे Rf से लेके Cn तक कौन से एलिमेंट होंगे? 7th पीरियड में 6D सीरीज के एलिमेंट होंगे। ठीक है ना। इनमें कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम कुछ कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। अब एक्सेप्शन क्या क्या होंगे, क्या क्या एक्सेप्शन होने वाले हैं इसमें? एक तो होगा पैलेडियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का होगा एक्सेप्शनल में? ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट है? ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, तो क्या होगा इसका? होगा 3D 4D10 क्या होगा? ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4D10 और 5s0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा। अब प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसी के साथ प्लेटिनम का देख लेते हैं अपन। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, तो 5D सीरीज का एलिमेंट तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस होने वाले हैं। 5D 9 5s1, मतलब ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और ये
प्लस 1 ऑक्सीडेट प्लस ये दोनों ही किस में रहने वाले हैं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाले हैं, यानी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहने वाली है। इसी प्रकार से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जैसे क्रोमियम क्या होगा, क्रोमियम का क्या होता है 3d4 5s2 होना चाहिए इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से तो 3d4 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, पर लेकिन होता क्या है इसका 3d5 4s1 3d5 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। अब 3d5 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अब ये भी रीजन है, इसका रीजन क्या होता है, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, यानी हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल होती है ना, उसमें क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज की वजह से क्या होता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, एक प्रकार से स्टेबल होते हैं। अब आगे देखिए अपन ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहेंगे, यानी डी ब्लॉक में भी कौन से तो ट्रांजिशन एलिमेंट है और कौन से नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलेंगे जिनको बोलेंगे जिनके पास क्या है फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यानी जिनके पास कंप्लीट डी ऑर्बिटल डी सबसेल क्या हो फुल फील्ड ना हो। अब जैसे तो क्या हो इन ट्रांजिशन एलिमेंट completely in transition element are not completely fulfilled configuration। fulfilled configuration यानी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो किन किन एलिमेंट्स का फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, एक तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और Hg हो गया, इनका क्या है फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनको क्या बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी इनके पास क्या है डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, यानी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा प्लस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाले हैं तो क्या होंगे ये मोर स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल रहने वाले हैं, यानी डी ऑर्बिटल क्या रहेगा इनका फुलफिल्ड रहेगा तो क्या होगा मोर स्टेबल। या फिर अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिंक क्या होता है 3d10 4s2, यानी s ऑर्बिटल भी फुलफिल्ड और d ऑर्बिटल भी इसका क्या है फुलफिल्ड है एक प्रकार से। कैडमियम का क्या होगा 4d10 5s2 और H मरकरी का क्या होगा 5d10 और 6s2। क्या होगा 4d10 5d10 6s2, मतलब इनके पास क्या है डी ऑर्बिटल क्या है कंप्लीटली फुलफिल्ड है, इसका भी डी ऑर्बिटल क्या है कंप्लीटली फुलफिल्ड है, इनके भी डी ऑर्बिटल क्या है
कंप्लीटली फुलफिल्ड है, इनके भी डी ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है, और मरकरी का भी क्या है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड है। कंप्लीटली फुलफिल्ड होने की वजह से क्या रहेंगे इनके, ये क्या रहेंगे, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनके पास मिनिमम क्या होना चाहिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, यानी मतलब एक मतलब कि वेकेंट, मतलब कि कम से कम लेस फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नहीं फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो मतलब कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन तो रहना ही चाहिए, मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट रहना ही चाहिए। इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से इनको बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आगे देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, अब यानी ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर। पहला देखेंगे अपन मेटेलिक कैरेक्टर। पहला कौन सा देखेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, 3D सीरीज के लिए देखते हैं अपन सबसे पहले। तो क्या होगा 3D सीरीज में, स्कीम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। इनमें देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर कि किसमें मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, यानी अप टू डाउन जाने पर, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कौन सा एक्सेप्शनल है, इसमें ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, इसमें ट्रिक का ध्यान रखना, एक्सेप्शनल है 2 और 2, 6 और 7, इनके क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, यानी एक्सेप्शनल के रूप में जाने जाएंगे, इन्वर्स होने वाले हैं इनसे। तो सबसे अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होता है, 2 और 6 और 7 पे क्या होता है, इन्वर्स होता है। 6 और 7 का क्या होता है, इन्वर्स होता है। अब क्या होगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल। क्या होने वाला है, ट्रांजिशन मेटल, यानी अपन जाएंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ट्रांजिशन मेटल आल्सो इंक्रीजेज। आगे देखने वाले अपन अगला पॉइंट कौन सा होगा, अगला पॉइंट कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट देखने वाले अपन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग अब मेल्टिंग, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम लिख सकते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे और एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे दोनों में, किसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है और किसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें कम है। अब डी ब्लॉक में देखिए तो डी ब्लॉक में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे बल्कि एस ब्लॉक एलिमेंट के। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट
एलिमेंट हैव हायर ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हायर number of unpaired electron compared to S block. Compared to S block एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे ना, उनमें क्या रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। देखते हैं इन एस ब्लॉक, में देखेंगे एस ब्लॉक में क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 यानी NS1, तो इसमें कितने क्या रहने वाला है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब डी ब्लॉक में क्या रहने वाले हैं, इन डी ब्लॉक अब डी ब्लॉक में क्या रहने वाला है, एक तो एस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे ना, उनमें उनके अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं और डी ब्लॉक के अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो क्या होगा, NS के प्लस N माइनस 1D अनपेड इलेक्ट्रॉन। N माइनस 1D अनपेड इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार के इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका, हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे ज्यादा, उनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो क्या होगा, क्या बोल सकते हैं अपन, तो किसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रोमियम, कौन कौन से एलिमेंट का हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। इनके पास क्या रहते हैं, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, क्यों रहेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, N-1D 5 और NS1 रहता है। किसमें डी ऑर्बिटल क्या रहता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाले हैं, सबसे ज्यादा रहते हैं। तो इसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या रहने वाला है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैग्नीज, टीसी और आरी, इनका क्या रहने वाला है, एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, यानी चेंज कभी शो भी करेगा और कभी शो नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, एबनॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट, इनका एबनॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट रहने वाला है। कभी मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे, कभी मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करेंगे। और सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिंक, कैडमियम और Hg, इनका क्या होता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि इनमें
इनका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि इनमें क्या क्या होते हैं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से क्या होता है, इनका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो अपन ओवरऑल लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या लिख सकते हैं अपन, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब ओवरऑल सीरीज में देखते हैं तो डी ब्लॉक में ओवरऑल देखते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी 3D सीरीज के। तो सबसे ज्यादा होगा 5D सीरीज का, उसके बाद होगा 4D सीरीज का, और सबसे कम होगा 3D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट। इस प्रकार से अपन इनका मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। यानी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और मरकरी का, और सबसे कम किसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, मरकरी, यानी Hg। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से हम ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी या उनके मेटेलिक कैरेक्टर या इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपने देख लिया। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, आ गया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी क्या होता है। अब कोई भी लेटिस है वो किस में रहना चाहिएगा, या फिर कोई भी मेटल है, मेटल किस में रहना चाहिएगा, मेटल रहना चाहिएगा एक प्रकार से लेटिस बनाकर। जैसे कोई मेटल है, आयरन मेटल है, ये किस प्रकार से प्रेजेंट होगा, एक लेटिस बना के प्रेजेंट, लेटिस बनाकर रहेगा तो ये मोर स्टेबल रहेगा, मतलब मोर लेटिस के रूप में प्रेजेंट होगा मेटल। आयरन हो गया, आयरन का अपने बनाया लेटिस। यह है आयरन। इस प्रकार से अपने आयरन का लेटिस बना लिया। अब आयरन का लेटिस तो बना लिया, अब क्या करेंगे, इसको अपन एनर्जी देंगे, या एनर्जी या हीट देने वाले। अब एनर्जी और हीट देंगे, जैसे इसको हमने हीट दी तो ये डायरेक्ट तो गैस में कन्वर्ट हुआ नहीं, पहले किस में कन्वर्ट होगा, पहले कन्वर्ट होगा सॉलिड में। फिर से अपन इसको हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स। यानी एक लेटिस के क्या होंगे, लेटिस के क्या होने वाले हैं, बॉन्ड ब्रेक होंगे ना। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी या हीट। एनर्जी या हीट देंगे तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन
टू ब्रेक यानी इसमें क्या क्या हुई है, बॉन्ड ब्रेक हुए, टू ब्रेक बॉन्ड in lattice in gases to break in lattice gaseous atom। क्या रहेंगे, यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो अपने को एनर्जी दी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी होती है, हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हायर एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हायर एनर्जी इन डी ब्लॉक एलिमेंट। या और क्या लिख सकते हैं अपन, ट्रांजिशन मेटल। इस प्रकार से अपन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देखा है अपने। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो ना, या फिर इसको मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट करो, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 5D सीरीज की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगी 4D सीरीज की, और सबसे कम होगी 3D सीरीज की। मतलब सबसे ज़्यादा होने वाली है 5D सीरीज की, इससे कम होगी 4D सीरीज की, और सबसे कम होने वाली है 3D सीरीज की। यानी 3D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, बॉइलिंग अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब कि किसी भी लेटिस को, मतलब कि किसी भी क्रिस्टल को ब्रेक करना, मतलब कि इसको हीट देना या फिर एनर्जी देना, उसको बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइल करना। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स on enthalpy of atomization। यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज। यानी बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होने वाला है इसका सबसे ज्यादा। तो क्या लिख सकते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे उनमें क्या होने वाला है, हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इनमें सबसे ज्यादा होने वाले हैं।
अब अगला करेक्टरिस्टिक देखें अपन बॉइलिंग पॉइंट, अगला करेक्टरिस्टिक देखेंगे अपन डेंसिटी। पांचवा कौन सा है? डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होगी? अब डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी देखने से पहले अपन ये देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है? साइज तो क्या होती है? डिक्रीज, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज। कि मतलब कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होगी? डिक्रीज, और एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा, कह सकते हैं अपन। तो क्या होगा? एटॉमिक मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। नहीं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल इसी के आधार पर दी हुई है, एटॉमिक मास के आधार पर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जिस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होगा तो क्या होगा? अब क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंक्रीजेज। डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? डेंसिटी है एटॉमिक मास के। डेंसिटी इंक्रीजेज तो एटॉमिक मास भी क्या होगा? इंक्रीजेज। डेंसिटी इंक्रीज तो एटॉमिक मास भी क्या रहेगा? इंक्रीज। तो अपन देखेंगे 3D सीरीज में, देखते हैं अपन सबसे पहले 3D सीरीज। अब अपन देखेंगे 3D सीरीज। 3D सीरीज में क्या होगा? 3D सीरीज क्या होती है? स्कैंडियम स्किम टाई वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर और जिंक। इस प्रकार से ये 3D सीरीज होती है। तो इसमें देखेंगे डेंसिटी किसकी ज़्यादा होने वाली है और किसकी कम होने वाली है और किसकी इक्वल होने वाली है। मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीजेज। यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीजेज। लेकिन क्या होता है? निकल और कॉपर की डेंसिटी क्या होती है? इक्वल होती है, और जिंक की क्या होती है? इनसे कम होती है। ये एक्सेप्शन के रूप में आप इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास के प्रोपोर्शनल, यानी मास इंक्रीजेज डेंसिटी इंक्रीजेज। अब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीजेज होगी तो एटॉमिक मास भी क्या रहेगा? इंक्रीजेज होगा। इसमें एक्सेप्शन का ध्यान रखना, निकल और कॉपर की डेंसिटी क्या होती है? इक्वल, और जिंक से कम होती है। यानी जिंक की निकल और कॉपर से कम होती है इनकी इलेक्ट्रॉन, इनकी डेंसिटी। अब अगला देखेंगे अब आगे क्या देखने वाले हैं? आगे देखेंगे अपन यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अपने डेंसिटी देख ली, आगे देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। पांचवा पॉइंट होगा न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अपन देखने वाले हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? अब न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा? न्यूक्लियस के पास, और आउटर में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। यानी मतलब अपने मान लिया, इसको मान लिया अपने न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? न्यूक्लियस क्या करना चाहिएगा? अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाहिएगा। अब अट्रैक्शन न्यूक्लियस ही क्यों करता है अपनी तरफ?
न्यूक्लियस के पास चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ये किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन से हो गए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और लिथियम +2। यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी अट्रैक्शन करेगा तो क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन, इसको क्या बोलते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद देखेंगे अपन जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अगला क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर ही आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, किसमें एप्लीकेबल होता है, ये होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब सबसे पहले लिखेंगे एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होगा। और जो न्यूक्लियर चार्ज था वो एक मोनो यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। अब देखो ये क्या है, एक प्रकार से न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, ऑर्बिट, उनमें क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन। ये आउटर इलेक्ट्रॉन, इनको बोलेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन, इनको बोलेंगे इनर इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस क्या करना चाहिएगा, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाहिएगा। यानी जो आउटर ऑर्बिटल आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करना चाहिएगा, अपनी तरफ अट्रैक्शन करना चाहिएगा। अब अपनी तरफ अट्रैक्शन तो कर लिया इसने, पर जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, इसको रिपल्सन करना चाहिए, मतलब इसको इजीली आने नहीं देंगे न्यूक्लियस के पास। क्या करने नहीं देंगे, यानी इजीली न्यूक्लियस के पास इसको आने नहीं देंगे। अब आने नहीं देंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्ट में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ना, कि डायरेक्ट तो है नहीं कि हाँ भाई न्यूक्लियस डायरेक्ट आउटर ऑर्बिट से डायरेक्ट न्यूक्लियस के पास है। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अपन क्या सकते हैं, क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन,
मोस्ट इलेक्ट्रॉन बट रिपल्सन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन। रिपल्सन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन का क्या रहने वाला, क्या लगने वाला है इसके बीच में, रिपल्सन। तो हम टोटल फोर्स देखें तो क्या होगा, टोटल फोर्स देखें तो क्या होगा, एफ टोटल क्या होगा, एफ टोटल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अपन बोल सकते हैं ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी टोटल फोर्स क्या होगा, जितना फोर्स अट्रैक्ट होगा उसके बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करेंगे उसको क्या कर देंगे अपन, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगला कौन सा होगा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अब इसी प्रकार से बना के देखते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऑर्बिट में। इसी प्रकार से इसमें इनर इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिएगा, इनर इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से रिपल्सन करना चाहिएगा। ये क्या करना चाहिए, रिपल्सन। इस प्रकार से ये रिपल्सन करना चाहिए एक दूसरे को, मतलब कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन आने वाला है, आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस के पास आने के लिए उसको डिस्टर्ब करने वाले, मतलब कि इसको डिस्टर्ब करेंगे। क्या बोल सकते हैं, इसको डिस्टर्ब करेंगे। तो क्या होगा, अभी इनर इलेक्ट्रॉन इजीली थोड़ी आ सकता है इनके पास, इजीली तो नहीं आ सकता। तो क्या लिखेंगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन तो क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को तो क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। बट रेस्पेक्ट रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, रिपल्सन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन, यानी इनर इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए, मतलब इसको दूर भगाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बीच क्या रहता है, रिपल्सन, यानी नेगेटिव के बीच में क्या रहता है, एक प्रकार से रिपल्सन। तो एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव को क्या करना चाहिए, दूर भगाना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा फिर, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, अपन ओवरऑल लिखना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियस क्या, शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियस मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, जेड इफेक्ट से ज़्यादा, मतलब कि जेड इफेक्ट क्या रहेगा, इसमें कम रहेगा, और शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा रहेगा। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। जी, अब इनर इलेक्ट्रॉन तो क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे कि क्या रहेगा, रिपल्सन ज़्यादा रहेगा अट्रैक्शन से। अब रिपल्सन ज़्यादा रहेगा अट्रैक्शन से, ठीक है। तो अब रिपल्सन ज़्यादा रहेगा तो क्या रहेगी, साइज इंक्रीज, तो क्या रहेगी, साइज इंक्रीजेज, यानी रिपल्सन रिपेल करना चाहिए तो साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इनकी साइज क्या रहती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब क्या देखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम रहेगा, अगर कम रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या रहेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा रिपल्सन से, मतलब रिपल्सन कम रहेगा अट्रैक्शन फोर्स से, यानी रिपल्सन कम होने वाला है अट्रैक्शन से। अगर रिपल्सन अट्रैक्शन से कम होगा, अगर रिपल्सन अट्रैक्शन से कम होगा तो साइज क्या रहेगी, साइज मतलब डिक्रीजेज, और जेड इफेक्ट क्या रहेगा, इंक्रीजेज। इस प्रकार से हम अपन इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी देगी लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स की, यानी किसमें क्या, किसकी क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है, किसमें क्या ज़्यादा रहेगा, किसमें क्या कम रहेगा, कौन सा मेटेलिक कैरेक्टर है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों बोलते हैं। इस प्रकार का हम आज इस वीडियो में अपने देख लिया। अब बाकी जो भी इसके आगे का जो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं।